हेलो, वेलकम टू एग्री टाइम लर्न एग्रीकल्चर विथ मी। फ्रेंड्स, सभी आ गए। क्लास शुरू करेंगे आज। क्लास कौन सा है? तो 7 नंबर का है। इससे पहले हमने 6 क्लास ले लिया है, जिसमें हमने जनरल एग्रीकल्चर पूरा पढ़ लिया है चैप्टर 1, ठीक है। और ये चैप्टर 2 रहेगा। और चैप्टर 2 में सिलेबस के अकॉर्डिंग जो चैप्टर मैंने आपको बताया है हिंदी सिलेबस का, उसके अकॉर्डिंग हम आज पढ़ेंगे भू परिष्करण। भू परिष्करण, ठीक है। भू परिष्करण यानी कि टीलेज पढ़ने वाले हैं हम। इससे पहले सभी स्माइली बना दो ताकि मैं समझ जाऊं कि मेरी वॉइस आप तक अच्छे से पहुंच रही है। सभी स्माइली बनाइए कमेंट बॉक्स में। चलिए, हमारी वॉइस अब तक अच्छे से आ रही है। वीडियो लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। चलिए क्लास शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम भू परिष्करण क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो क्या होता है? भूमि की तैयारी से लेके, मतलब भूमि की तैयारी से लेके भूमि को फसल योग्य बनाने हेतु, फसल बोने योग्य बनाने हेतु उसमें फसलें बोने व उसकी कटाई तक, फसल बोने व कटाई तक बीच में जितना भी क्रिया किया जाता है ना, प्रक्रिया किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? भू परिष्करण या फिर टीलेज बोलते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि भू जो परिष्करण है ये कौन कौन से वर्ड से मिलकर बना है। तो ये बना है 2 वर्ड से। कौन कौन सा? फर्स्ट है आपका भू और दूसरा है आपका परिष्करण, ठीक है। भू का मतलब क्या होता है? तो भू का मतलब भूमि या मृदा होता है। भूमि या मृदा। और परिष्करण का मतलब क्या होता है? परिष्करण का अर्थ होता है खेती करना, कल्टीवेशन, ठीक है। या फिर इसी को बोल सकते हैं परिष्करण को। और क्या बोलते हैं हम? तो खेती से लेकर फसल की कटाई तक भूमि में की जाने वाली क्रिया को हम क्या बोलते हैं? परिष्करण बोलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों वर्ड से मिलकर बना है भू और परिष्करण। तो इसका अगर हम वैज्ञानिक ढंग से अगर परिभाषा बनाए तो क्या हो जाएगा? भूमि की तैयारी से लेकर भूमि को फसल बोने योग्य बनाना, ठीक है। उसमें फसलें बोने व उसकी कटाई तक सभी प्रक्रिया जो भूमि में की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? भू परिष्करण या फिर टीलेज बोलते हैं, ओके। बात करते हैं भू परिष्करण के फादर कौन है, भू परिष्करण के जनक कौन है। तो फादर ऑफ टीलेज कौन है? फादर ऑफ टीलेज कौन है? जैंथ्रो टूल जी हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। जैंथ्रो टूल ये फादर ऑफ टीलेज हैं, भू परिष्करण के पिता के रूप में कहे जाते हैं जैंथ्रो टूल जी, ओके। बात करते हैं टिल्थ किसको बोलते हैं, ठीक है। ये तो जनरली था। बात करते हैं टिल्थ किसको बोलते हैं। टिल्थ की बात करें टिल्थ किसको कहेंगे हम? तो मृदा की वह भौतिक दशा जो फसलों की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है, क्या कहलाती है? टिल्थ कहलाती है। फसलों की वृद्धि हेतु क्या होती है? आवश्यक होती है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? भौतिक दशा जो फसलों की वृद्धि के लिए आवश्यक होती है उसको हम बोलेंगे टिल्थ। यह प्रक्रिया किसके बाद संपन्न की जाती है? तो यह जो प्रक्रिया है, जो टिल्थ है, ये की जाती है टीलेज के बाद। मतलब कि भू परिष्करण हम कर लेंगे, उसके बाद जो टिल्थ है इसकी प्रक्रिया की जाती है। इसमें भौतिक दशा मृदा की, ठीक है, जो कि फसलों की वृद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक होती है, इसके अंतर्गत
ये आएगा। ठीक है, चलिए ये तो था छोटा सा टर्मिनोलॉजी। अब बात करते हैं कि भू परिष्करण कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं भू परिष्करण के, वो डिस्कस करते हैं। भू परिष्करण के प्रकार, टाइप्स ऑफ टिलेज। तो सबसे पहला जो होता है वो होता है प्राथमिक भू परिष्करण। प्राथमिक भू परिष्करण, इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी टिलेज। ठीक है, तो सबसे पहला जो प्रकार है वो प्राथमिक भू परिष्करण है। तो जब खेतों में कृषि क्रियाएं फसल बुआई के पूर्व की जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, प्राथमिक भू परिष्करण बोलते हैं। ठीक है, जब हम कोई भी किसी भी प्रकार की फसल नहीं बोए होंगे उससे पहले, जैसे उससे पहले क्या क्या आ जाता है इसमें, तो उससे पहले गोबर की खाद डालना, भूमि में भूमि की जुताई करना, ये सभी जो चीज़ें हैं, ये सभी जो क्रियाएं हैं वो प्राथमिक भू परिष्करण के अंतर्गत आती हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य होता है भूमि की संरचना में सुधार करता है। फर्स्ट, भूमि की संरचना को सुधारता है। दूसरा क्या है, दूसरा है मेड़बंदी करता है। मेड़बंदी। तीसरा क्या है, क्यारी बनाना। क्यारी बनाना, छोटी छोटी क्यारियां। ठीक है, चौथा उद्देश्य क्या है, चौथा उद्देश्य है आपका गोबर व हरिसाइड की पलटाई। जैसा कि मैंने अभी बताया आप सभी को कि गोबर खाद डालना, ये सभी भू परिष्करण, प्राथमिक भू परिष्करण के अंतर्गत आती है। तो गोबर की खाद को पलटना या हरी खाद देना, गोबर या हरी खाद की पलटाई। पांचवा क्या है उद्देश्य, तो खेतों को समतल करना। पांचवा उद्देश्य खेतों को समतल करना। खेतों को समतल करना। छठा उद्देश्य क्या है, बीज सैया बनाना, यानी कि सीड बेड प्रिपरेशन करना। ठीक है, क्या करना, छठवा में क्या है, सीड बेड बनाना, सीड बेड बनाना। सातवां उद्देश्य क्या है, सातवां उद्देश्य है आपका बड़े आकार के ढेले की तोड़ाई करना, यानी कि जो बड़े ढेले रहेंगे ना उसको भुरभुरा बनाना। तो सातवां उद्देश्य हो जाएगा मिट्टी को भुरभुरा करना। ठीक है, तो ये भू परिष्करण के उद्देश्य हैं और इसीलिए हम जो भू परिष्करण है, प्राथमिक भू परिष्करण वो करते हैं। और ये कब किया जाता है, तो बुआई के पहले किया जाता है, जब हम कोई भी किसी भी प्रकार की फसल खेतों में या अपने जो फील्ड है उसमें नहीं लगाए रहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, प्राथमिक भू परिष्करण का एग्जाम्पल। कौन कौन से आते हैं इसके अंतर्गत वो देखते हैं। तो इसके अंतर्गत प्राथमिक भू परिष्करण के अंतर्गत आपका देसी हल, कौन कौन से यंत्र यूज होते हैं, वो होते हैं देसी हल। दूसरा है आपका मोल्ड बोल्ड हल, जिसको हम क्या बोलते हैं, एमबी प्लाऊ, एमबी प्लाऊ। ठीक है, तीसरा कौन सा है, तो रोटावेटर। चौथा आपका रोलर। पांचवा आपका भूमि खुरचन यंत्र, भूमि खुरचन यंत्र, पपड़ी निकालते हैं ना जिससे,
पपड़ी आ जाती है फील्ड में, उसको हम भूमि खुरचन यंत्र से निकाल लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, इसको और क्या बोलते हैं? भूमि खुरचन को स्क्रैपर बोलते हैं। ठीक है, छठवां में कौन सा आएगा? बक्खर, बक्खर यंत्र। सातवां एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसके लिए? तो चेसल हल हो जाएगा। ये सभी जो यंत्र हैं और हल जो है ये सभी प्राथमिक भू परिष्करण के अंतर्गत आती हैं, और भी यंत्र आते हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, लेकिन इतना काफ़ी है आप सभी के लिए एग्जाम्पल देने के लिए। ओके, बात करते हैं द्वितीयक भू परिष्करण की। प्राथमिक भू परिष्करण हो गया, अब बात करेंगे द्वितीयक भू परिष्करण की। ठीक है, दूसरा जो भू परिष्करण है उसके बारे में, इसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी टिलेज। ठीक है, तो ये क्या होता है? जब खेतों में कृषि कार्य बुआई के बाद से लेकर कटाई तक किया जाता है उसको हम क्या बोलेंगे? तो द्वितीयक भू परिष्करण बोलेंगे। ठीक है, यानी कि जब बो देंगे हम फसल, कोई भी फसल ले लिए हम, उसके बाद उसकी बुआई से लेकर उसकी कटाई के बीच में जो भी हम क्रिया करेंगे, प्रक्रिया करेंगे, उसको हम द्वितीयक भू परिष्करण बोलेंगे। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या होता है? फर्स्ट, निराई गुड़ाई, निराई गुड़ाई करना। दूसरा उद्देश्य क्या है? तो खरपतवारों को निकालना या खरपतवार को नष्ट करना, खरपतवार निकालना। तीसरा उद्देश्य इसका क्या है? भूमि की पपड़ी तोड़ना। इसमें भी भूमि की पपड़ी तोड़ेंगे हम, भूमि की पपड़ी तोड़ना। चौथा उद्देश्य इसके क्या है? मिट्टी चढ़ाना। अब कोई ऐसा भी फसल है ना जिसमें मिट्टी चढ़ाते हैं हम, कौन कौन सी ऐसी फसलें हैं? तो आलू हो गया, जिसमें हम क्या करते हैं? मिट्टी को चढ़ाते हैं, तो मिट्टी चढ़ाना इसके अंतर्गत आएगा। ठीक है, द्वितीय भू परिष्करण के अंतर्गत। पांचवा उद्देश्य इसका क्या आएगा? तो पांचवा उद्देश्य इसका होगा नमी संरक्षण हेतु पाटा चलाना, नमी संरक्षण हेतु पाटा चलाना। यानी कि पाटा समझ गए ना आप सभी? कुछ इस तरीके से होता है, मैं बता देता हूँ। कुछ इस तरीके से पाटा होता है। ठीक है, जिसे इस तरीके से पकड़ा जाता है हाथों से और फिर मृदा में दबाया जाता है इसको। ठीक है, सो नमी संरक्षण हेतु पाटा भी चलाया जाता है द्वितीय भू परिष्करण में। तो ये उद्देश्य हो गए द्वितीय भू परिष्करण के। चलिए अब एग्जाम्पल देखते हैं, इसके अंतर्गत कौन कौन सी जो यंत्र हैं वो यूज़ किए जाते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर क्या क्या आ जाएगा इसमें? इसमें आएगा कल्टीवेटर, कल्टीवेटर, और क्या आएगा? हैरो आएगा, और क्या आएगा? हो आएगा। तो ये सभी एग्जाम्पल हैं द्वितीय भू परिष्करण के। अब बात करते हैं हम लोग किसकी जी? कृषि यंत्रों हेतु उपयोगी सामग्रियों की। ये तो हो गया प्राथमिक भू परिष्करण और द्वितीयक भू परिष्करण। अब बात करेंगे हम कृषि यंत्रों हेतु उपयोगी सामग्रियों की, कि क्या क्या सामग्रियां लगती हैं कृषि यंत्र के लिए। ठीक है, ये टॉपिक खत्म। अब बात करेंगे कृषि यंत्रों हेतु उपयोगी सामग्री। कौन कौन से सामग्री यूज होते हैं ना, वो सभी इसमें हम जानेंगे। तो पहला क्या है? तो पहला धातु की सामग्री, धातु की सामग्री। तो कृषि यंत्रों में मुख्यतः कौन कौन से यूज होते हैं धातु? तो लोहा यूज होता है। ठीक है, इसकी जो मिश्र है, वो मिश्र जो धातु है, ठीक है, उसका भी उपयोग किया जाता है। लोहा तो किया जाता है, लेकिन इसके साथ साथ मिश्र जो धातुएं हैं उसका भी प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा
धातु की सामग्रियों में हम एल्यूमिनियम, तांबा, मैग्नीज आदि का थोड़े बहुत मात्रा में प्रयोग करते हैं। किसके अंतर्गत? धातु की सामग्रियां के अंतर्गत। तो क्या क्या आ जाएगा इसमें? लोहा आ जाएगा, आयरन, मिश्र धातु आ जाएगा, ये इसको प्राइमरी में ले सकते हो, ठीक है, लोहा और मिश्र धातु। सेकेंडरी में क्या ले सकते हैं आप? सेकेंडरी में हम ले सकते हैं एल्यूमिनियम, तांबा और मैग्नीज। इन सभी को हम सेकेंडरी में ले सकते हैं। प्राइमरी में जो यूज होता है वो होता है लोहा, मिश्र धातु। सेकेंडरी में जिसका हम यूज कर सकते हैं एल्यूमिनियम, तांबा, मैग्नीज, इन सभी का कम मतलब कि थोड़े बहुत मात्रा में उपयोग हम कर सकते हैं, ठीक है। और धातु की सामग्रियों का 3 प्रकार है। कौन कौन से प्रकार हैं? चलिए वो देखते हैं। सबसे पहला धातु की सामग्री का पहला जो प्रकार है वो है ढलवा लोहा। क्या? ढलवा लोहा, ठीक है। और ढलवा लोहा क्या होता है? तो धातुओं में इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है, ठीक है। जितने भी धातुएं हैं, जितने भी कृषि यंत्र यूज होते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो यूज होने वाला लोहा है वो है ढलवा लोहा, ठीक है। इस लोहे में कार्बन का जो परसेंट होता है वो होता है, कितना होता है कार्बन का परसेंट? 2 से 4 या 3 से 3.5%। क्या होता है? ये कार्बन का परसेंट है जो कि 2 से 4 या 3 से 3.5% पाया जाता है ढलवा लोहे में। इस लोहे के द्वारा छोटे एवं सस्ते हलों के फार समझ गए ना? हल का जो फार होता है, नुकीला वाला भाग, उसको फार बोला जाता है। तो छोटे व सस्ते हलों के फार, एमबी प्लाऊ, चारा काटने वाले जो यंत्र होते हैं आदि ढलवा लोहे से बनाई जाती है, ठीक है। क्या क्या बनाए जाते हैं? तो हलों के फार और एमबी प्लाऊ और चारा काटने वाले यंत्र, ये सभी ढलवा लोहे से बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये पहला प्रकार हो गया धातु की सामग्रियों का। दूसरा जो प्रकार है वो है पिटवा लोहा। दूसरा प्रकार है आपका पिटवा लोहा। पिटवा लोहा क्या होता है? इस लोहे में जो कार्बन है उसका जो परसेंट होता है वो होता है 0.05 टू 0.10%, ठीक है। कार्बन का परसेंट होता है पिटवा लोहा में। इसे पीट कर आसानी से चादर बनाई जा सकती है, इसलिए इसका नाम भी क्या है? पिटवा लोहा है, क्योंकि इसे पीट कर एक लोहे की चादर बनाई जाती है, ठीक है। यह लोहा आसानी से मुड़ने योग्य होने के कारण इससे बट बोल्ट जो नट होते हैं ना, छोटे छोटे स्क्रू होते हैं, वो जंजीर, छड़ किसको बोलते हैं? रॉड को। तो ये सभी जो चीजें हैं वो पिटवा लोहे से बनाई जाती है, ठीक है। क्या क्या बनाए जाते हैं? तो नट बोल्ट, जो भी मतलब कि यंत्र है उसमें नट बोल्ट तो लगेगा ही ना, स्क्रू तो लगेगा ही ना, और क्या लगेगा? जंजीर भी बनाए जाएंगे इसी से, छड़ बनाया जाएगा जिसको रॉड बोलते हैं। तो ये सभी जो चीजें हैं ये पिटवा लोहे से बनाई जाती है, जिसमें कार्बन का जो परसेंट होता है वो 0.05 से 0.10% होता है, ठीक है। चलिए अब अगला जो प्रकार था धातु की सामग्री का वो देखते हैं। तीसरा क्या है? तीसरा है आपका इस्पात लोहा। इस्पात लोहा और ये क्या होता है? तो इसमें जो कार्बन का परसेंट होता है, कार्बन परसेंट वो पाया जाता है इसमें
0.10 से 1.5%, ठीक है। और यह जो इस्पात लोहा होता है यह बहुत कठोर झटके सहन करने में सक्षम होता है। मतलब कि कितना भी जोर से अगर इसको हम लोग पीटेंगे या झटका देंगे ना तो वो टूटता नहीं है, सह सकता है, ठीक है, और अपने उसी फॉर्म में रहता है। इसे गर्म करके ही हम तोड़ सकते हैं। मतलब कि जब तक इसको गर्म नहीं किया जा सकता, मतलब गर्म नहीं कर लेते हम, तब तक इसको हम टेढ़ा मेढ़ा नहीं कर सकते। ओके, ये तो हो गया धातु की सामग्रियों के बारे में। ओके, 3 प्रकार थे, तीनों हमने पढ़ लिए। पहला क्या था आपका ढलवा लोहा, दूसरा क्या था आपका पिटवा लोहा, और तीसरा क्या था आपका इस्पात लोहा, जो कि हमने अभी अभी यहाँ पे देखा है। अब बात करते हैं अधातु की सामग्रियाँ, ठीक है। अब बात करते हैं हम अधातु की सामग्रियाँ। ये दूसरा है, पहले हमने धातु सामग्री पढ़े, अब हम क्या पढ़ेंगे, अधातु सामग्रियाँ पढ़ेंगे। तो अधातु सामग्रियाँ के अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे हम, तो इसके अंतर्गत सामग्री के रूप में लकड़ी से बने भागों का उपयोग किया जाता है। अब हल है, मतलब कोई भी हल है तो उसमें लकड़ी का प्रयोग तो किया ही किया जाता है। पाटा हो गया, ठीक है, तो पाटा का जो ऊपर वाला भाग होता है वो भी लकड़ी का ही बना होता है। तो अधातु सामग्री में जनरली हम क्या लेंगे, लकड़ी को एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अब थोड़ा बहुत और एग्जाम्पल देखते हैं हम प्राथमिक भू परिष्करण के यंत्रों का। अब प्राथमिक भू परिष्करण के यंत्रों का जो एग्जाम्पल है ना वो हम देखने वाले हैं। क्या क्या एग्जाम्पल है, तो मैंने बताया था देसी हल है करके, ठीक है। तो चलिए देसी हल के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि देसी हल क्या होता है। तो हमारे देश में कृषि कार्य के लिए 70% देसी हल का उपयोग किया जाता है। कितना परसेंट उपयोग किया जाता है, तो 70% उपयोग किया जाता है। एग्जाम में पूछा जाएगा कि हमारे भारत देश में देसी हल का कितना परसेंट उपयोग किया जाता है, तो आपको टिक करना है 70% उपयोग किया जाता है ऐसे करके। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, देसी हल के द्वारा सिर्फ मृदा को काटने व चीरने का कार्य होता है। क्या होता है, काटने व चीरने का कार्य होता है देसी हल के द्वारा। थर्ड पॉइंट जो है वो है कि देसी जो हल है ये मृदा काटने पर कौन सा आकार देता है, तो ये वी का आकार देता है। कौन सा आकार देता है जी, सो वी का आकार देता है, और वी आकार का ही ये कूड़ बनाता है। वी आकार का क्या बनाता है, कुंड बनाता है या कूड़ बनाता है, ठीक है। और इस कुंड का, ये जो कुंड बनाएगा ना, इस कुंड का आकार कितना होगा, तो इस कुंड का जो आकार होगा वो होगा 10 × 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसको याद रखिए और इसको याद रखिए, और मतलब सभी को याद रखिए, ठीक है। यहाँ पे कोई मतलब ऐसा नहीं है कि किसी को याद नहीं रखना है, ये सभी पूछे जा चुके हैं आपके एग्जाम्स में। CGPAT एग्जाम में ये जो चीज़ें हैं ये पूछी जा चुकी हैं। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं देसी हल में ही। तो देसी हल की जो कार्य क्षमता होती है, कार्य क्षमता कितनी होती है देसी हल की, कार्य क्षमता कितनी होती है भाई देसी हल की, तो 0.32 हेक्टेयर पर डे देसी हल की कार्य क्षमता होती है। अगला पॉइंट, देसी हल का वजन कितना होता है, देसी हल का वजन होता है लगभग 16 kg। अगला पॉइंट है, देसी हल का खिंचाव कितना होता है, तो देसी हल का खिंचाव कितना होता है, तो 30 kg होता है।
अगला पॉइंट, देसी हल का प्रयोग प्राथमिक व द्वितीय जो भूपरिष्करण दोनों में किया जाता है। याद रखिएगा, कौन सा ऐसा यंत्र है जिसका प्रयोग प्राथमिक व द्वितीयक दोनों ही भूपरिष्करण में किया जाता है। ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो आपको देसी हल पर टिक करना है। ठीक है, तो ये हो गया देसी हल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपको याद होने ही चाहिए। ठीक है, अब देसी हल की संरचना के बारे में बात करते हैं। देसी हल की संरचना कैसी होती है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब जो क्लास बीच में आए हैं उनको मैं नहीं बोल सकता, आप सभी को टाइम मैंने बता दिया था ग्रुप में। ठीक है, बीच में एक ही बार आके देखोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, तो बीच में जो आए हैं वो थोड़ा बहुत देर इंतजार कर लें। जब पूरा जो लाइव है वो खत्म हो जाएगा तो फिर शुरू से देखिएगा। ठीक है, तो देसी हल की संरचना के बारे में हम लोग बात कर रहे थे और इसमें सबसे पहला जो संरचना आएगा वो आएगा हत्था। पकड़ने वाला जो हिस्सा है उसको हत्था बोलते हैं या हैंडल बोलते हैं। तो हत्था के अंतर्गत यह जो भाग है किसान हाथ से इसको पकड़कर चलता है। ठीक है, मैंने बताया हत्था यानी कि पकड़ने वाला जो हल्का पकड़ने वाला जो भाग होता है उसको हत्था बोला जाता है। तो जनरली किसान उसी को पकड़ के जो हल है उसको चलाता है खेतों में, जिससे हल का जो संतुलन है वो बना रहता है और हल जो है वो गिरता नहीं है। ठीक है, तो ये था पहला भाग। दूसरा भाग जिसको हम क्या बोलते हैं, परौठा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परौठा, जिसको इंग्लिश में सोई बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, तो ये लकड़ी का बना हुआ त्रिकोणा आकृति का भाग होता है। इसी भाग में फार लगा होता है और साथ ही साथ इसके द्वारा हल का जो कार्य है वो किया जाता है। तो जनरली जो हल होता है ना इस तरीके से होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, फार लगा होता है, नुकीला वाला भाग। ठीक है, और ये जो त्रिकोणा आपको दिख रहा है इसी को क्या बोलते हैं, परोठा या सुई बोलते हैं। और जो हत्था हमने बात किया तो हत्था इसको बोलते हैं। ठीक है, समझ गए डायग्राम से कि हत्था और परोठा किसको बोलते हैं, फार किसको बोलते हैं, समझ गए होंगे आप। ठीक है, तो जो परोठा है ये लकड़ी का बना होता है, त्रिकोणा आकृति का होता है। इसी भाग में क्या लगा होता है, फार भी लगा होता है और साथ ही साथ इसके द्वारा जो हल का कार्य है, हल तल का जो कार्य है वो किया जाता है। मतलब कि मिट्टी की जो कटाई है और चिराई जो है वो इसी भाग के द्वारा की जाती है। ठीक है, तीसरा जो भाग है वो है आपका हरीस। हरीस जिसे हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हरीस को बीम बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, बीम। तो ये भी लकड़ी का बना होता है। बबूल, शीशम, सैगून, इन सभी जो लकड़ी है, ठीक है, उन सभी से जो हरीस है वो बना होता है, बीम जो है वो बना होता है। हल का सबसे लंबा वाला जो भाग होता है, बीच में मैंने बताया आपको ये वाला हो गया। ठीक है, ये फार था। तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो आप देख रहे हो, इसको हम क्या बोलेंगे, हरीस बोलते हैं। ठीक है, बीम बोलते हैं। ठीक है, तो ये सबसे लंबा भाग होता है हल का, देसी हल का, जिसकी जो लंबाई होती है तो कितनी होती है उसकी लंबाई, तो 2 से 3 मीटर की इसकी लंबाई होती है। और हरीस एक तरफ जुए से तथा दूसरी तरफ हल तल से जुड़ा होता है। तो ये हल तल हो गया। और जुआ किसको बोलते हैं, तो जनरली आपने देखा होगा जो भी बैल होते हैं या भैंस होते हैं ना, उसके जगह में जैसे मैं बताता हूँ आपको, इस तरीके से होता है और इस तरीके से जो बीम है वो जुड़ा होता है और यहाँ पे बैल होती है, यहाँ पे बैल होती है। तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है जुआ। ठीक है, तो समझ गए होंगे आसानी से मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। तो इसको याद रखना है, आपको पूछ दिया जाएगा एग्जाम में कि हरीस जो है उसकी लंबाई कितनी होती है। तो कितनी होती है हरीस की लंबाई, तो 2 से 3%। एक भाग उसका जुड़ा होता है
जुए से और एक भाग जुड़ा होता है हल तल से। ठीक है, अब बात करें हम अगला भाग जो है वो है आपका फार। फार अभी मैंने बताया, फार को बोलते हैं शेर। फार क्या होता है? तो यह मृदु इस्पात से बना होता है, छड़ से बना होता है, तिकोना होता है, नुकीला भाग होता है इसका, जिसका जो लंबाई होता है वो होता है 1.5 से 3 फीट। कितना? 1.5 से 3 फीट इसका लंबाई होता है। यह क्या काम करता है? तो यह मिट्टी चीरने का कार्य करता है। देसी हल में मिट्टी का चीरने का कार्य यही करता है। क्या करता है? फार करता है। ठीक है, चीरने व काटने का। तो इसका जो लंबाई है वो पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या लगाना है? 1.5 to 3 फीट। ठीक है, और क्या पूछा जा सकता है फार से रिलेटेड? तो हल में मिट्टी चीरने का कार्य कौन करता है देसी हल में? सो मिट्टी चीरने का जो कार्य है वो करता है आपका फार। ओके, क्लियर सभी को? अब बात करते हैं अगले भाग की, और अगला जो भाग है वो है आपका पच्चड़। और पच्चड़ को बोला जाता है जॉइंटर। ठीक है, तो ये क्या होता है? इसके द्वारा हल के सभी भागों को मजबूती से जोड़ा जाता है। ठीक है, तो जिस जगह में जोड़ने वाला जो हिस्सा होता है तो उस जगह को कौन सा भाग जोड़ता है? तो पच्चड़ जोड़ता है, जॉइंटर जोड़ता है। ओके, तो ये थी हल की संरचना। अब इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। अगले क्लास में हम जानेंगे हल को विभिन्न आधारों पर कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, इन सभी के बारे में। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने CGPAT फ्रेंड्स के पास। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।